Good morning, class. So we have already discussed lesson number 4, Supreme Court. Now we are going to start lesson number 3, Nationalism in India. So what actually nationalism means? What is its correct meaning? Definition we are going to see. Nationalism क्या होता है और इंडिया में nationalism का क्या importance है और कैसे nationalism carried out हुआ था in India. That we are going to see in this lesson. Nationalism in India, page number 13. So let's start. So nationalism means a feeling of pride and belonging towards one nation. तो अपने nation के लिए जो pride, जो belonging, जो एक वो feeling होती है अपने nation के लिए जो सम्मान होता है वो होता है nationalism. It is also a willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arises. और ज़रूरत पड़ने पर अपने nation के लिए कुछ भी sacrifice करने के लिए ready होना. That is what nationalism means. So कुछ factors होते हैं जो nationalism के develop होने के लिए responsible होते हैं and जैसे कि revolt of 1857 से तो modern जो उस time पे freedom movement जो nationalism की लहर हुई थी that was the actual nationalism that happened in India जिसकी शुरुआत हुई थी जो revolt of 1857 से उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो नेशनलिज्म का है इट ओरिजिनेटेड इन यूरोप से स्टार्ट हुआ था. उसके लिए फैक्टर्स जो रिस्पांसिबल थे वो थे रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. ये सारे जो फैक्टर्स थे वो रिस्पांसिबल थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ था इन यूरोप. तो इंडिया में व्हाट वाज द फैक्टर कि जब ब्रिटिशर रूल करने लगे थे एट दैट मोमेंट दिस नेशनलिज्म फैक्टर केम इन. जो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प इंडियंस टू गैदर द नॉलेज ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड चेंज देयर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल वैल्यूज. तो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया एट दैट मोमेंट इंडियंस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेशनलिज्म. उस टाइम पे नेशनलिज्म एक नया फैक्टर बन के आया एंड उस टाइम पे इंडियंस ने वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उनके दूसरे कंट्रीज में क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, वैल्यूज क्या है दूसरी कंट्रीज की, ये सब जानने की कोशिश की और उसमें से जो बेस्ट था वो इम्प्लीमेंट अपनी कंट्री में करना शुरू हुआ. तो एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल फेल्ट द नीड ऑफ सेल्फ रूल इन आवर कंट्री एंड दिस थॉट ग्रेजुअली स्प्रेड फार एंड वाइड इन द नेशन. तो जो एजुकेटेड लोग थे इंडिया के, जो इंटेलिजेंट, जो सोचते थे कि इंडिया में बदलाव कैसे लाए, उन लोगों ने ये ज़रूरत समझी कि हमें हमारी कंट्री को सेल्फ रूल से डेवलप करना होगा और उस वजह से नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ और जिससे नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई. तो एक फैक्टर्स पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इकोनॉमिकल रीजंस क्या थे कि नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, नेशनल यूनिटी में एंड हुआ. दैट वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजंस. तो बिफोर द ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारी कंट्री में पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल फैक्टर्स में यूनिटी नहीं थी. इंडिया को बहुत सारे छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो प्रिंस रूल कर रहे थे, छोटे बहुत बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड थे. मतलब ओवरऑल एक यूनिटी हमारी कंट्री में नहीं थी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे राजाओं को डिफीट कर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश कर लिया इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में. अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन वाज इम्प्लीमेंटेड. तो ब्रिटिशर्स ने जब कुछ स्टेट्स को डिफीट करके कुछ स्टेट्स के किंग्स को डिफीट करके उस स्टेट को अपने अंडर लिया तो एक डोमिनेंस पावर से वो ब्रिटिशर्स आगे आने लगे. However, the overall experience of British rule was not conducive. तो पूरे कंट्री में ब्रिटिश रूल नहीं आ पा रहा था. जिस स्टेट को वो हरा रहे थे वही स्टेट उसके डोमिनेंस में आ रहा था. There were
हो रहे थे वो प्रोटेस्ट ज़्यादा लोग करने लगे और वो हर जगह स्प्रेड होने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहा था। सो दैट इज पॉलिटिकल रीजंस। नाउ वी विल सी अबाउट द इकोनॉमिकल रीजंस। तो इंडिया फाइनेंशियली रूइंड हो चुका था, जिस तरह से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उस वजह से इंडिया वाज बिकमिंग हुआ करते, क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो एडवांटेजेस थे दे वर टेकिंग इनटू द ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स टुक द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड द फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। तो जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से लेकर ब्रिटेन सेंड करते थे और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट आता था उसे वो इंडिया में सेल करते, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करते थे, जिसकी वजह से इंडियंस में इकोनॉमिकल वो वीकन हो रहा था। The duty on the manufacturing goods imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were laid on the commodities manufactured in India. तो जब वहाँ से जो चीज़ें गुड्स सेल हो रही थी तो वो टैक्सेस ज़्यादा ले रहे थे, जिसकी वजह से इंडियंस की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही थी। मतलब यहाँ से ही रॉ मटेरियल वहाँ ले जाता, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ आ रहा था, तो वो टैक्स जो पे करते थे वो रिड्यूस अमाउंट पे करते थे और यहाँ पे जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है उसमें ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी वीक पड़ रही थी। In this cutthroat combination, the handicraft and the cottage industry of India could not sustain itself. तो मतलब ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा था ब्रिटिशर और इंडियन मार्केट का, उस टाइम पे जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो कपड़े की इंडस्ट्री हो या हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की इंडस्ट्री जो थी वो अपने आप को सस्टेन मतलब चालू नहीं कर पा रही थी। मैनी आर्टिस्ट बिकम अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। इंडियंस realized that it was the British policy to prosper England at the cost of Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी को यूज कर ब्रिटिशर्स प्रॉस्परस हो गए, मतलब वो और बेनिफिट को फायदे में जा रहे थे। This fostered the feeling of nationalism in the people of India. इसकी वजह से इंडियन पीपल में नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई। थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज एक्सेट्रा ये सब डेवलप होने लगी इंडिया में, ताकि जो मिलिट्री है, ब्रिटिश मिलिट्री है, उनकी इकोनॉमिकल जैसे ट्रेडिंग हो रही है, तो पॉलिटिकल रीजंस भी थे जिसकी वजह से रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट और लैंड और वाटरवेज जिसके थ्रू ट्रेडिंग होगी ये सब अच्छे से डेवलप होने लगी। इट आर नाउ टू बी अ बूम इन डिस्कस फॉर द इंडियंस, जिसकी वजह से भले इंडियंस के क्या हो रहा था कि उनकी इकोनॉमी वीक पड़ रही थी, पर एक तरह से बेनिफिट भी था कि ऐसे जो सुविधाएं हैं जैसे रेलवे, टेलीग्राम, पोस्ट हो, लैंड वाटरवेज से ट्रेडिंग है, ये सब इंक्रीज हो रही थी। तो एक बून, एक वरदान की तरह भी वो एक्ट कर रहा था। पीपल केम क्लोजर टू वन अनदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी। जब रेलवे रूट्स हैं, लैंड रूट्स, वाटर रूट्स हैं, तो लोग एक दूसरे के और पास आ रहे थे। मोबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस। तो जब ऐसे सब और वेज टेलीग्राम में आया तो जो थॉट्स और जो उनके आइडियाज जो एक्सचेंज हो रहे थे वो इजीली एक्सचेंज हो रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन बिकेम लेसर ड्यू टू द इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड मास ट्रांसपोर्टेशन। तो जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के हिसाब से जो भेदभाव हो रहा था, कम्युनिटी के हिसाब से जो भेदभाव था, या कोई पर्टिकुलर रीजन के एरिया के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था वो वीकर होने लगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे और जो चीज़ें मास ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, मतलब जो चीज़ें बढ़ रही थी वो इम्पोर्ट भी हो रही थी, तो मास ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहा था। नेशनल लीडर कम्युनिकेट करते थे अपने थॉट्स को, नेशनल लीडर्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते थे, प्लान्स जो बनाते थे कैसे फ्रीडम लानी है उसके लिए जो प्लान्स वो बनाते थे, दे वर डिस्कसिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लीडरशिप वाज बिल्ड एट अ नेशनल लेवल पे लीडरशिप बिल्ड हुई, रीजनल लेवल पे नहीं था, वो नेशनल लेवल पे था, यानी नेशनल यूनिटी वहाँ इंक्रीज हुई। दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज, जिसकी वजह से हमें जो स्वराज जो फ्रीडम मिली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और जल्दी मिली। लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन इन
अवेलेबल हुई उस टाइम पे नेशनलिज्म ज़्यादा इंक्रीज हुआ. The door to the western ideas of nationalism opened to the English education. इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो इंडियन नेशनलिज्म के डोर्स थे वो खुले. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वाज अवेलेबल इन इंग्लिश. जो लिटरेचर बुक्स थी वो नॉलेज जो गेन करना था वो किस लैंग्वेज में अवेलेबल थी? इंग्लिश में. तो हमारी कंट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सीख कर जो रिसेंट ट्रेंड्स थे वर्ल्ड में जो चल रहा था उससे इंस्पायर होकर दे वर हैविंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. डेमोक्रेसी, लिबर्टी. डेमोक्रेसी, यू नो दैट व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स, राइट? कि यानी कोई किंग क्वीन नहीं होता, जो लोग हैं वही वोट करके अपने लीडर चूज करते हैं. लिबर्टी, इक्वालिटी, फिर फर्टिलिटी. ये सब फर्टिलिटी का मतलब होता है भाईचारा, जो सब एक ही फीलिंग ब्रदर, सबको एक जैसा ब्रदर कंसिडर करके व्हेन वी वर्क टुगेदर वो फर्टिलिटी में आता है. इक्वालिटी, सबको बराबर का हक. तो ये सारे जो टर्म्स थे वो उससे इंडियंस भी अवेयर होने लगे बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन. क्योंकि वो जब इंग्लिश एजुकेशन से वो अवेयर नहीं थे तो बहुत सारे फैक्टर्स और कंस्ट्रेंट्स में वो दबे हुए थे. पर जब इंग्लिश एजुकेशन उन्हें मिली, ये न्यू वर्ड्स, ये न्यू चीज़ों से वो अवेयर होने लगे. एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट दे हैव टू बी मोर नेशनलाइज्ड. ओके, so various novels, acts, stories, poems, songs etc. were written in regional language. तो इंग्लिश लैंग्वेज से इंस्पायर हो गई है रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे अलग अलग नॉवेल्स होंगे, एक्ट्स हैं, पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये लिखे गए. दिस रिटन लिटरेचर स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन. इन सब लिखी हुई रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ों से एक नेशनल यूनिटी, एक डिवोशन का जो वर्ड स्प्रेड हुआ हर इंडियन के बीच में. क्योंकि जब रीजनल लैंग्वेज में जब हम चीज़ कोई पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. तो नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग, जो नेशनलिज्म की फीलिंग हर एक इंडियन में जानी थी, उसमें लिटरेचर और एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल रचा था. So first one is newspaper. The newspaper made a vital contribution in spreading the national awareness. National awareness, नेशन में यहाँ क्या हो रहा है वो न्यूज़ जानने के लिए, वो अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. बंगाल, मुंबई, चेन्नई और अदर रीजन्स ऐसे एरियाज में सिविलाइज लोगों ने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए थे. जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को और नेशनलिस्ट फीलिंग को, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचाते थे कि ऐसा ऐसा है, और उससे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के बीच में ज़्यादा ही स्प्रेड होने लगी. सिक्स्थ वन इज मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया. इंडियन हेरिटेज ने किस तरह से पार्ट प्ले किया इन नेशनलिज्म. ओके, जो एंशंट आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो अलेक्जेंडर और उनके असिस्टेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे एंशंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रिमेनिंग्स थी उसमें से जो उनको लगा वो लेकर चले गए. उन्होंने डिस्कवर किया कि आर्कियोलॉजिकल रिमेनिंग जो उस एशियन टाइम की रिमेनिंग्स हैं वो एक इंडिया का रिच हेरिटेज है. तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स एंड राकल दास बैनर्जी कंटिन्यूज दिस एक्सकवेशन टू अनअर्थ द रिमेनिंग ऑफ दिस मैजेस्टिक सिविलाइजेशन. तो मतलब जो भी रिमेनिंग्स थे उन सबको और ढूंढ कर उन्होंने सबके नोटिस में वो चीज़ें ले आएंगी. तो स्कॉलर्स फ्रॉम द वेस्ट इन द कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्कॉलर्स ट्राई टू फाइंड अ लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के स्कॉलर्स थे, और उन्होंने इंडियन स्कॉलर्स के साथ वर्क कर उन्होंने इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें फाइंड की थी. एंशिएंट इंडियन बुक्स थी मेडिकल साइंस पे, एस्ट्रोफिजिक्स पे, डिप्लोमेसी, स्पिरिचुअलिटी. जो बुक्स एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज
पेजेस में लिखी थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और बिकम टू नोन टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इंडियन पीपल और वर्ल्ड अवेयर हुआ कि इंडिया में मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल थी. डिटेल रिसर्च ऑन द लिटरेरी एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया fostered the feeling of pride and nationalism. जब ये इंडियन पीपल को पता चला कि दे वर रिच विथ लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज है, तो उससे सब लोग के अंदर एक फीलिंग आई कि एक प्राइड आया, एक नेशनलिज्म फीलिंग बिगिन करने लगी. ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म इंडियंस के अंदर आया, एक प्राइड फीलिंग आई. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, हाउ इट बिकेम द first party, a first and a strong party in Indian nationalism. So the above stated factors and other regional organization has contributed towards the establishment of Indian National Congress. तो जो हमने 6 factors that we have already discussed, these were the reasons that led to the foundation of Indian National Congress. तो सर A.O. होमे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ही हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश एम्पायर वाज नॉट एज सिक्योर एज इट अपीयर टू बी. यानी ब्रिटिश एम्पायर जो दिख रहा था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there were chances of reoccurrence of revolt similar to the one in 1857 CE. तो मतलब अगर ब्रिटिश पीपल इंडिया के लोगों के डिससेटिस्फैक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से एक रिवॉल्ट, एक जो झड़प जैसा जो होता है उसकी सिमिलर झड़प जो 1857 में हुई थी वैसा ही वापस हो सकता है. तो इन ऑर्डर टू कीप द जनरल डिससेटिस्फैक्शन एट बे ही थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के बारे में थॉट किया. तो जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिंग और उन्होंने और जो ऑलरेडी जो A.O. होमे थे, उन दोनों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की इन दिसंबर 1885. और जो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर इन 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई. व्योमेश चंद्र बनर्जी एज अ प्रेसिडेंट थे और 72 रिप्रेजेंटेटिव्स from the different regions of India were present in this first conference that was held on 28 December. जो मेन लीडर्स थे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट वो थे दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बहादुर तैयब जी, K.T. तेलंग, दिनशा वंशा एक्सेट्रा. एंड नेशन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस. सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस of Indian National Congress. So the Indian National Congress that started in 1885 and ran to 1905 is in the initial state. How they worked, so was moderate and abided by the constitution. Constitution के हिसाब से वो रन कर रहा था initial activities. It included putting up demands for more political rights, economical rights, social growth, education की development. These were all the matters that were included in the initial activities of Indian National Congress. Among other demands, inclusion of more Indians in government service, government jobs Indians को ज़्यादा मिले, expenditure का reduction होना चाहिए मिलिट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, फार्मर के जो कर्ज हैं, जो डेप्ट है उसको रिलीफ देना चाहिए, और कॉटेज इंडस्ट्री को और पावरफुल बनाने के लिए स्टेप्स इंक्लूड करने चाहिए. दिस वर ऑल दी फैक्टर्स दैट वर इंक्लूडेड इन द डिमांड्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोई भी डिमांड को यानी सपोर्ट नहीं कर रही थी. दे वर पुटिंग डाउन ऑल दिस डिमांड्स. However, this demand laid down a strong foundation for a future struggle. तो जो फ्यूचर स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस सारी डिमांड्स ने लेड की, इवन दो द ब्रिटिशर्स वर नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ दीज डिमांड. तो नेशनल कांग्रेस ने passed many resolutions such as expansion of legislative council,
एटलीस्ट 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए सेंट्रल एंड रीजनल लेवल के. जो पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबलीज. तो पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उनको आंसर करना होगा, यानी मोर आंसरेबल होना चाहिए और लोगों के लिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसका वर्किंग. तो ड्यू टू द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड मोर फ्रीडम टू द प्रेस एंड ग्रांटेड मोर पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द पीपल ऑफ इंडिया. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स थी इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा फ्रीडम दी प्रेस को टू पब्लिसाइज वॉट एवर वॉज हैपनिंग ट्रूली, और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच ग्रांट की गई थी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटेड यूथ एंड फॉस्टर्ड नेशनलिज्म इन द एजुकेटेड क्लास. तो जो एजुकेटेड लोग थे ऐसे एजुकेटेड यूथ को इंस्पायर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और जिसकी वजह से एक नेशनलिज्म जो फीलिंग थी वो एजुकेटेड क्लास में स्प्रेड होने लगी. एज अ रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड पॉलिटिकल लीडर्स जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारे कैपेबल और एजुकेटेड लीडर्स जो पोटेंशियल जो करने की क्षमता रखते थे ऐसे लीडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने. So the rest of the lesson we will discuss next week. Till then, make sure that you read this lesson. Thank you.